हेलो नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सौम्य मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। और आज के इस वीडियो में हम जिस शख्सियत को लाए हैं, या कहना चाहिए कि जिन शख्सियतों को लाए हैं उनको किसी इंट्रोडक्शन की वैसे ज़रूरत है नहीं। बेसिकली इतना कह देना शायद काफ़ी होगा कि द ड्राइंग हाउस ने आज इन शख्सियत को अपने पास नहीं बुलाया है, बल्कि हम एज अ टीम, एज द ड्राइंग हाउस इनके पास आए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता टीम की। एंड मेरे सामने बैठे हैं स्वयं संजय गुप्ता जी एज वेल एज नितिन मिश्रा जी। सर नमस्कार। नमस्कार सौम्य जी, और ड्राइंग हाउस के सभी दर्शकों को नमस्कार। और सो नाइस टू सी यू इन पर्सन। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर वर्क नितिन जी। मैं थोड़ी गुस्ताखी करूँगा कि सर बैठे हुए, लेकिन फिर भी दो वर्ड आपसे पहले बोल रहे नए युवाओं में जो राइटर्स आए हैं उसमें से मैं मानता हूं कि आपने बहुत ही सहजता से राज कॉमिक्स की नब्ज को पकड़ा है, समझा है, और जो कहानियां ला रहे हैं, मैं इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं दे पाऊंगा कि वो लग नहीं रहा है कि कोई एक नई जनरेशन आ गई है। इट फील्स न्यू एज वेल एज इट फील्स कि वो वही डीएनए चला रहा है। सो कांग्रेट्स टू यू। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूँगा, मैं और सर बात करते हैं। It's been almost 14 years that I have joined Raj Comics, और उसके बाद ये नया राइटर टैग अभी तक मेरे से हटा नहीं है। मैं सर को बोलता हूँ अक्सर मजाक में, मुझे युवा नेता वाली फीलिंग आती है। मुझे लगता है वो युवा नेता, वो इधर से कहानी डालूंगा उधर से कॉमिक्स निकलेगी काइंड ऑफ फीलिंग जो है वो रहती है। बट थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात तो कहनी पड़ेगी कि यहाँ बैठने में मुझे भी बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, बिकॉज इट्स नॉट इजी। संजय जी, आपको एहसास है अपनी शख्सियत का? आपको थोड़ा डराते हैं फैंस को? थोड़ा फैंस नर्वस रहते हैं आपके आसपास? नहीं, मैं तो मैंने अक्सर सुना है अपने बारे में कि चाहे नया स्टाफ हो या जो नए लोग मिलने आते हैं, वो मुझसे जो है डरते हैं, बात करते हुए डरते हैं। और उसका जो कारण मैंने फाइंड आउट किया वो ये है कि शायद मेरा जो चेहरा है उस पर हर समय जो एक मुस्कान होनी चाहिए वो नहीं रहती। लेकिन पुराने जितने भी लोग हैं वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा आसानी से बात करते हैं। उन्हें पता है कि मैं हर एक के लिए बहुत ज़्यादा खुला हुआ हूँ, सुनता भी हूँ। और लेकिन शायद जो कॉमिक्स को लेके मेरे अंदर एक गंभीरता वो चेहरे पे आ चुकी है। जब पहली बार मैं आया था यहाँ पे 2007 में, मेरा खुद का जो एक एहसास था वो वही है जो अभी आपने कहा। और उसमें सर को देखना, और इन्होंने जब अपने ये बैरिटोन वॉइस में जब और बेटे कैसा है तो पिएगा, तो वो मतलब दैट इज समथिंग जो आप भूल नहीं सकते, लाइफ लॉन्ग नहीं भूल सकते। जी। तो यही बात मैं अभी कह रहा था, यही बात मैं अभी कह रहा हूँ कि इट टेक्स अ रियल करेज फॉर समवन स्टेपिंग इनसाइड द ऑफिस। बैठना, और ये आसान नहीं है, ये मेरे लिए आसान नहीं है। यहाँ क्राउड होता तो मैं जरूर क्लैप करवा देता उनसे अपने लिए, लेकिन इन ऑर्डर टू ईज आउट द टेंशन, मैं ये दो लाइनें हैं जो कि संजय जी और आपके लिए बोलना चाहूँगा, क्योंकि मुझे और कुछ शब्द समझ में नहीं आते हैं। और वो लाइनें हैं, जहाँ तक अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो आई थिंक वसीम बरेलवी की एक गज़ल है, उनकी ये लाइनें हैं। अगर आपकी इजाज़त हो मैं उसको, वो कुछ इस तरह से है कि आपको देखकर देखता रह गया, आपको देखकर देखता रह गया, क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया। उनकी आंखों से कैसे छलकने लगा, उनकी आंखों से कैसे छलकने लगा, मेरे होठों पे भी माजरा रह गया। और मैं ये लाइन जरूर ऐड करूंगा, जब पहली बार संजय जी को देखा और जैसे आप बता रहे हैं, मेरे दिमाग में हजारों स्टेटमेंट्स थे, क्वेश्चन थी, स्टेटमेंट्स थे, क्योंकि बालक थे तब। और जब आप अपने किसी ऐसे से मिलते हैं जो आपसे आप आइडलाइज करते हैं, तो आप चाहते हैं कि आप एक बहुत अच्छा इंप्रेशन रखें। तो जब संजय जी मिले और संजय जी ने वही अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, हेलो आई एम संजय गुप्ता, तो मैं तो वहां पे वो एक जो ब्रेन फ्रीज हो जाता है, वहां तो वाइप आउट हो जाता है, सारी चीजें वाइप आउट हो जाती है। बिल्कुल। तो मैं इसमें ये लाइन छोड़ूंगा कि वो मेरे सामने से गया और मैं रास्ते की तरह देखता रह गया।
संजय जी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सबके ना केवल बचपन को बनाने के लिए, बल्कि आज अगर हम अपनी लाइफ में कुछ कर पा रहे हैं। एज एन आर्टिस्ट मैंने एनिमेशन इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, लेकिन कॉमिक बुक्स का जुनून, कॉमिक बुक्स का जो प्रेम था वो कभी उतरा नहीं। एंड आई कैन से दिस विद फुल कॉन्फिडेंस दैट इट वाज राज कॉमिक्स एंड राज कॉमिक्स ओनली थ्रू आउट माय चाइल्डहुड। मेरे बचपन को जिसने बनाया, जिसने मेरी कल्पना को पंख दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा एक थोड़ा सा ये कहना है कि ये जो भी एक आभा मंडल आप बता रहे हैं, ये मेरा अकेले का नहीं है। इसमें बहुत सारी लोग शामिल हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट, क्रिएटिव शामिल हैं, और उनका जो प्रयास, जो मिला जुला प्रयास राज कॉमिक्स को उन्होंने जो योगदान दिया, कहीं वो भी है, वही है, मेरा मानना ये है। और आज उसको बढ़ाने के लिए हमारे साथ नितिन है, नितिन की रोचक कहानियाँ हैं। मतलब एक बार तो मैं रात शाम हो जाती थी, ऑफिस का टाइम हो गया 6 बजे 7 बजे, और मैं 9 बजे तक वेट करता था इसकी कहानी मेरे पास आएगी, और मैं पढ़े बिना वो निकलता नहीं था। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप फील करते हैं, वो कहानियों में मुझे भी महसूस होता है। तो मेरे दिल में भी सभी क्रिएटिव्स के लिए उतनी ही इज्जत रहती है। ही इज द बिग डैडी। अब जिस समय संजय सर का और ऐसा है, सर ये बता रहे हैं कि मतलब 9 बजे तक कहानी वेट करते थे और पढ़ते थे। मैं आपको बताता हूँ कि कहानी लेने के बाद रात में 12 साढ़े 12 बजे रैंडमली कभी मेरा कॉल सर के पास जा रहा है, कभी सर का कॉल आ रहा है, बेटा आइडिया आया है, ठीक है, और उसके बाद आइडिया पे डिस्कशन चल रहा है। ऐसी कितनी कहानियां हैं। हम जो कुछ बना रहे हैं वो फैंस के लिए बना रहे हैं। हम दिन रात जिनमें जी रहे हैं वो कॉमिक बुक्स हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो फैंस के पास जाना है, बिकॉज मनोरंजन है, जुनून है, बट एट द बेस बिजनेस भी है। और फैंस की तरफ से बहुत ही लाजमी है कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी मिलता है, अच्छी बात है, नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी मिलता है, और कई बार थोड़ा ऐसा क्रिटिसिज्म भी मिलता है जो थोड़ा बेतुका लगता है, क्योंकि वो समझा जा सकता है कि आप यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, आप बना रहे हैं स्टोरी, यू नो द हार्डशिप्स की कैसे निकलना होता है उससे। मेरा सवाल ये है आप लोगों से, आपको गुस्सा आता है कभी फैंस पे? मेरे ख्याल में नितिन पहले बोल रहे। देखिए, एक चीज जो मुझे हमेशा लगती है कि एज अ फैन जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं, एक स्टोरी लाइन आपके सामने रखी गई, ठीक है, आप उससे सिर्फ उतना ही अवगत है जितना कि आपको उन पेजेस में मिल रहा है। द कंटेंट यू आर गेटिंग, आप उससे कहानी का अंदाजा लगाते हैं। जब एक पूरी टीम उस पर काम कर रही होती है, तो एज अ फैन अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं पता होगा कि क्रिएटिव टीम ने क्या चीजें सोची हुई है कहानी के लिए। जैसे एग्जांपल देकर के अगर मैं बताऊं तो नरक जिस समय में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसको एज अ सुपर हीरो, एज अ कैरेक्टर, एज अ मल्टीवर्स का नागराज एक तरीके से फैंस ने एक्सेप्ट नहीं किया था। उसको लेकर के काफी क्रिटिसिज्म आए थे। फिर जैसे मैं संजय सर ने मुझसे कहा कि नितिन नरक नागराज लिखो, तो उसकी जो स्टोरी लाइन मैंने डेवलप करी, आगे सर के साथ डिस्कशन, लंबे डिस्कशन हुए, और मंदार, अनुराग, हर कोई जो था वो डिस्कशन का पार्ट होता था, और सबके ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद जो आइडिया निकल के आता था, वो आइडिया ऐसा नहीं था जो कि एक कहानी में कंटेन किया जा सके। वो आइडिया ऐसा था जो कि ओवर स्पैन ऑफ एटलीस्ट 5 to 6 बुक्स जाएगा, तब जाकर के उस कैरेक्टर को हम शेप अप कर पाएंगे। अब आप देखिए, जिस समय आप 80s and 90s में कॉमिक बुक्स पढ़ते थे, उस समय में एक 32 पेज की कॉमिक्स आती थी, उसके अंदर एक कहानी होती थी जो शुरू होती थी वहीं खत्म हो जाती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक प्रचलन शुरू हुआ कि एक बैक स्टोरी भी जो थी वो कहानी में चलने लगी। और समझ लीजिए कि अगर हर महीने सेट आ रहा है तो साल में आपको 12 कॉमिक बुक ऐसे मिल रही हैं जो कि उस कैरेक्टर के ओरिजिन को, उसकी बैक स्टोरी को डिफाइन कर सकती है। लेकिन अभी सिचुएशन वो नहीं है। अभी आपके मंथली सेट्स जब नहीं आ रहे हैं तो उस केस में आपके पास एक कैरेक्टर को डिफाइन करने का, उसके ओरिजिन को डिफाइन करने का जो स्पैन है वो कम हो गया, बिकॉज आपके कॉमिक इश्यूज जो हैं वो मतलब मंथली नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके पास जो है वो एक कहानी में आप कह रहे हैं अगली बार अगली कहानी आएगी, अगला इश्यू आएगा, उसमें आप कहेंगे। यहाँ पर मुश्किलें बहुत बढ़ जाती हैं।
तो थोड़ा सा फैंस को मतलब ये समझ के पेशेंस रखना चाहिए, कीप काम, वी आर डूइंग आवर बेस्ट, वी आर डूइंग आवर जॉब। और कहानी जब कंप्लीट होगी, कोई भी कहानी, जैसे नरकनाश उत्पत्ति श्रृंखला जो थी जिस पे काम कर रहे थे, उसमें भी शुरू में काफी क्रिटिसिज्म आया था कि मतलब वो चीज़ नहीं आ रही है, नागराज के ओरिजिन के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। बट जिस समय मतलब वो कहानी खत्म हुई, उस समय फैंस ने बोला वो एप्रिसिएशन जो होता है, वो जो घाव होता है उसके ऊपर मरहम का काम कर देते हैं कि हाँ चलो ठीक है, इतनी मेहनत जो थी वो सफल हो गई। तो कुछ नहीं है, रचनाकारों को कुछ नहीं चाहिए, आप एक काम कर दिया आपने, और लास्ट में अगर एक आपका सिंसियर एप्रिसिएशन भी आ गया ना, अगर 10 फैंस बैठे हुए, 10 में से 6 फैन 8 फैंस सिंसियरली बोल देते बॉस यू गाइस डिड द बेस्ट, ठीक है, वो काफी है, अगले के लिए हम तैयार हो जाते हैं, वी आर रेडी टू टेक द ब्लो। ये जो क्रिटिसिज्म या उसकी बात है, फैंस की नाराजगी की बात है, तो मुझे 36 साल हो गए, उसका अच्छा अनुभव है। पहली बात तो कि जितने भी राज कॉमिक्स में क्रिएटिव रहे हैं और जो आज भी हैं, वो सभी फैंस हैं। किसी कोई शायद ही कोई एक ऐसा कोई क्रिएटिव होगा, से कोई डिज़ाइनर हो मान लीजिए, हालांकि हमारे काम में डिज़ाइनर भी कॉमिक्स, हम यही कोशिश करते हैं जो कॉमिक्स का फैन हो, जो जानता हो कॉमिक्स को, कॉमिक्स के कैरेक्टर्स को जानता हो, उनकी भाषा को जानता हो, और सबसे बड़ी बात है जो कहीं ना कहीं फैन से भी जुड़ा हो। क्योंकि जब तक उन्हें ये नहीं पता लगेगा कि हमारे जो पाठक हैं, जो हमारे फैंस हैं, उनकी डिमांड क्या है, तब तक वो कैसे उसको पूरा कर पाएगा। तो सब फैंस हैं, फैंस ही फैंस के लिए कहानियाँ लिख भी रहे हैं, आर्टवर्क बना भी रहे हैं। तो उनको पता है कि ये जो क्रिटिसिज्म आ रहा है, और क्रिटिसिज्म को मैंने कभी भी क्रिटिसिज्म की तरह लिया ही नहीं। आफ्टर ऑल 36 साल में कुछ तो मैंने उस चीज़ को सीखा या समझा होगा। 36 साल तक जो मैं काम करने की मेरी आज भी वही इच्छा है, वही मेरी शक्ति बनी हुई है। वो अगर क्रिटिसिज्म को अदरवाइज लेगी तो वो तो मैं शायद एक दिन भी काम नहीं कर सकता। राइटर जो होता है, ये उसको जो पॉपुलर डिमांड है उसके साथ खेलना होता है। उसको वो एकदम से वैसे नहीं दिखा देगा जैसा पाठक चाह रहा है, वो उसके साथ खेलेगा, उसमें ट्विस्ट देगा, फिर वो चीज़ें सामने आएंगी। उसके अलावा उसके पास एक जिम्मेवारी और भी है, करेक्टर बिल्डअप करना। जैसे अभी नितिन ने बताया कि किस तरीके से होता है, वो सेम सही कहा उन्होंने। करेक्टर बिल्डअप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें राइटर के दिमाग में होती है, और वो रीडर के दिमाग में के पास वो बहुत बाद में पहुंचती है। अब मान लीजिए कि अब क्यों इतनी श्रृंखलाएं शुरू हुई। पहले 32 पेज की कहानी कॉमिक्स होती थी, उसमें कहानी खत्म हो जाती थी। मेरा मानना है कि उस समय जो कहानियाँ होती थी बहुत ही हम शैलो उसमें करते थे, उसके लिए कोई बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं होती थी। आज नागराज जो इतने बड़े लेवल पे पहुंच गया है, उसके पीछे बहुत मेहनत है, वो बहुत कुछ लिखा गया है। अगर उन्हें कोई घटना आती है, वो घटना हम 2 पैनल में खत्म कर देते हैं, तो उस घटना, अब जैसे कि मान लीजिए कि हमने शुरू करी आतंकहर्ता नागराज, अब उसे हम हर देश के सफर पे लेके जा रहे हैं। अब वो इतने बड़े देश में गया है, वहाँ 32 पेज में या 40 पेज में उसने सफर खत्म कर दिया, अगले सफर पे चला गया। तो कैसे पॉसिबल है? वहाँ की लोकेशंस हैं, वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो 40-32 पेज में संभव है ही नहीं। हम ये प्रतिज्ञा करके चले थे कि आतंकहर्ता नागराज को जो है वो हम 40-40 पेज की कॉमिक्स में सिंगल कॉमिक्स में करेंगे। 2 कॉमिक्स के बाद ही हमें लगा नहीं, ये तो सही नहीं है। इतनी घटनाएं हैं, जब हम कहानी प्लान करने बैठते हैं तो देखते हैं इतनी घटनाएं, और 40 पेज में क्या एक पैनल में दिखाते हैं, संभव ही नहीं था। तो क्रिटिसिज्म जो है वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए ज़्यादातर। आज के टाइम में क्या है, फेसबुक में जिस तरीके का वो चल गया है कि आप कोशिश करते हैं एक तरह से राइटर को बुली करने की। मेरे हिसाब से वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पाएगा आपका जो भी चल रहा है। उससे कॉमिक्स के जो और भी जो पाठक हैं वो उससे दूर होना शुरू कर देंगे, उन ग्रुप से या उस कन्वर्सेशन से वो अपने आप को दूर रखेंगे जो इन चीज़ों को समझते हैं। और जो नए आने वाले हैं वो उससे दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो वहाँ पर इस लड़ाई झगड़े में और एक जो माहौल गंदा हो जाता है उसमें वो फंसना नहीं चाहते।
तो हम एक तरह से इस तरह की जो क्रिटिसिज्म है, गलत क्रिटिसिज्म मैं कहूँगा, उससे हम कॉमिक्स को एज अ होल नुकसान पहुँचा जी। उसको हम सभी को समझना पड़ेगा। सोशल मीडिया डेफिनेटली एक बहुत पावरफुल टूल है, हम सब जानते हैं, और सोशल मीडिया ने ही हमें वो ताकत दी है कि हम अपने पॉइंट को सामने रख सकते हैं। अब उस पॉइंट को किस तरीके से सामने रखना है, कैसे रखना है, मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये जनरेशन वो गैप भूलती जा रही है। देखिए, एक समय था कि हम सोचते थे कि संजय जी को लेटर लिखें कैसे, शब्दों का प्रयोग करें कैसे, और वो किसी के लिए लिखा, वो हमारी दादा दादी नाना नानी से लेकर वी एक्चुअली हैड टू थिंक। आज बच्चा मोबाइल हाथ में है उसके, मैं कहीं से भी इस बात को, टेक्नोलॉजी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, हाँ टेक्नोलॉजी ही है जो कि अब लोगों तक अलग अलग मीडियम से पहुंचनी चाहिए, मैं इसके फेवर में हूँ, लेकिन जिस तरीके से एकदम से जवाब दे देना बिना सोचे हुए, ये आज की जनरेशन की धैर्य खोती जा रही है। और सर शायद यही जनरेशन है जिसके पास पढ़ने का धैर्य भी नहीं है। एक किताब को खोलो, उसको पढ़ो, उसके शब्दों में खो जाओ, उसकी खुशबू को महसूस करो। दिस इज समथिंग कंप्लीटली मिसिंग, जो कि आज की जनरेशन मिस कर रही है। राइट फ्रॉम द बिगनिंग कहीं ना कहीं एक लिंक दिया होता था। नागराज को एज अ बायो वेपन जब प्रेजेंट किया गया, तभी डॉन, हुड और उन सबको दिखा दिया गया था, और आगे की कहानियों में वो दर्शाता चला गया। मेरा सवाल यहाँ पे आके टिक रहा है कि जैसे अभी आपने कहा कि वो संभव नहीं है कि इतनी चीजें आपके दिमाग में आती हैं, इतनी क्रिएटिविटी है कि भाई 40 पन्नों में कैसे खत्म करें। लेकिन क्या 40 नहीं तो 50 नहीं तो 60, क्या ये नहीं हो सकता है कि वो दौर कुछ ज्यादा पेजेस को ऐड करके वापस आ सके? देखिए, उस समय हमारी उम्र तो मेरी राइटर 16 साल, ठीक है, उस समय जो भी मेरी सोच थी वो उस उम्र के हिसाब से मैं कहानियों में दे रहा हूँ। उस समय जो पाठक वर्ग था वो भी इसी आयु वर्ग के का रहा, कोई मुझसे 2-4 साल बड़ा रहा हो, कोई 2 साल छोटा रहा हो। उन्हें वो कहानियाँ जो थी उस एज के हिसाब से बहुत आसानी से जज कर लेते थे। आगे और एक और चीज़ इसके साथ थी कि अगर मैं जापान लेके जा रहा हूँ तो जापान का शोध मटेरियल मेरे पास नहीं था। मैं तो ऊपर से जापान को टच कर रहा हूँ, जापान के 2-4 शहरों के नाम ले रहा हूँ और वहाँ जो भी कैरेक्टर लेके आ रहा हूँ तो वो थोड़ा जापानी नाम हो गए, बुगाकू, ये। तो एक सीमित जो संसाधन थे उसमें वो कहानियाँ बिल्कुल आसान से आ रही। तब का बच्चा जो था वो ठीक है कॉमिक्स ही पढ़ रहा था या अपने आइस प्राइस को वगैरह गेम खेलता था। आज का बच्चा है उसके हाथ में 3-4 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में मोबाइल और ये सब एक्सेस हो जाती है। अगर आपको लगता है कि उस तरह की कहानियाँ जो हमारा पाठक वर्ग 40-45 साल का हो गया है वो पढ़ना आज पसंद करेगा, मुझे नहीं लगता कि एक पूरा पाठक वर्ग, एक बड़ा जो उसका हिस्सा है वो उसको पसंद करेगा। मेरी सोच, मेरी समझ समय के साथ जैसे जैसे मैच्योर हो रही है, परिपक्व हो रही है, तो मैं उसी तरह की कहानी, और ये मेरे साथ ही नहीं है, हमारे जो और साथी राइटर्स हैं, अनुपम जी हैं और जो भी लोग रहे, वो सब भी परिपक्व जानबूझ के कहानियों को मैच्योर नहीं कर रहे हैं या उनको जानबूझकर कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं। उस समय के साथ डिमांड भी वैसी ही आती जा रही है। आप देखेंगे जो सीरियस पाठक 86 से और आज तक भी हम लोगों के साथ बंधा हुआ है, वो क्यों आज भी सभी कहानियां जो आ रही हैं, अनुपम जी की आ रही है, डोगा वगैरह की जो भी हमारी कहानियां आ रही है, उनकी क्यों उसके समूह में आज भी क्यों बना हुआ है? हम जैसे पहले फिल्में देखते थे, फिल्में भी उस समय की इसी तरह की भी बहुत आसान सी होती थी। आज जो फिल्में हैं उस तरह की नहीं रही हैं, चीज़ें बदली ही हैं। और जो नया पाठक वर्ग आएगा वो कैसे उनके साथ जुड़ेगा? जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड नहीं की जाती। ये एक चीज़ है कि जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड नहीं की जाती, जो कहानी की जरूरत है कहानियाँ उसी हिसाब से लिखी जाती। आप बताओ जी। हम लंबा सुनेंगे। देखिए, आपके सवाल का जवाब जो है ना 2 हिस्सों में है। जी। सबसे पहले
बचपन से शुरू करते हैं, 1986 वाले फेज से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जिस समय तूफानजू आई थी, उस समय में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में जब तूफानजू में पढ़ा, तो वो एक क्यूरियोसिटी है यार, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में पता करना चाहिए। उस समय में गूगल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, स्कूल की लाइब्रेरी पहुंच गए, इंसाइक्लोपीडिया से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में पढ़ा। अब अगर आप बच्चे को सीधे पढ़ाएंगे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में इंटरेस्ट क्यों आया? वहां पे नागराज की तूफान के साथ फाइट हुई थी। तो ये इम्पैक्ट जो था वो कॉमिक बुक देते थे। Can you see this? Goosebumps. तूफानजू। Please continue. तो ये जो इम्पैक्ट था, ये सिर्फ नागराज की कहानियां देती थी। मेरी सबसे पहले नागराज की कहानी बनानी पड़ी थी, दैट वाज नागराज और शांगो। अब नागराज और शांगो जब मैंने पढ़ी थी, मैं रहा हूँ हार्डली 3 साल 4 साल का होगा, और पढ़ते समय मैंने सोचा, अच्छा उस समय भी दिमाग शैतान वाला ही चलता था, तो ये तो अलग है यार, ये बाकी जो दे रहे हैं उससे ही अलग है, इसमें अलग क्या, इसमें डिफरेंट क्या है। जैसे जैसे नागराज आगे बढ़ता गया, समझ में क्या आया कि बाकी जो भी हीरोज चल रहे हैं इंडिया में, वो क्या कर रहे हैं, वो गली मोहल्ले में क्राइम फाइटिंग कर रहे हैं। ये एक ऐसा हीरो है जो दुनिया घूम रहा है, दुनिया घूम करके ये क्राइम फाइटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्रेडिट संजय सर का है कि जो कहानियां इन्होंने लिखी, नागराज और थोड़ागा, हम बात करते हैं जिस तरीके से ओपनिंग शॉट, थोड़ागा बाथटब में लेटा हुआ है, आराम से वो बोडियां चबा रहा है, मतलब क्रेडिट गोज टू द आर्टिस्ट एज वेल एज टू द राइटर कि वो चीजें जो निकल के आई थी, उनका जो एक इम्पैक्ट था वो उस समय के हिसाब से बहुत कंटेम्परेरी था। अभी का जो रीडर है उसके लिए कहानियां अगर हम उतनी सिंपल लेकर के चलेंगे तो उसके साथ शायद उसको वो एक कनेक्ट नहीं फील होगा। अब वाकई में अगर 2 साल 3 साल के बच्चे हैं, ऑब्वियसली उनके हाथ में मोबाइल है, टैबलेट है, वो हम उन्हें कैसे बुक्स की ओर लेकर के आएंगे, हम उन्हें कैसे कॉमिक बुक की ओर लेकर के आएंगे। चीजें इस तरह समझ में आया करती थी ना थ्रू कॉमिक बुक्स। तड़ित चालक क्या होता है, आई लर्न फ्रॉम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं मेरे केस में इट वाज मौत के चेहरे, और 4-5 विभिन्न शक्तियों के साथ में सुपर कमांडर ग्रुप पे अटैक हो रहा है। बेहतरीन अनुपम जी का 8वां एक तो ऊपर से वो बेल्ट निकालता है और बेल्ट पकड़ लेता है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा मुझे नहीं समझ करेक्ट क्यों नहीं लगा, तो मैंने पन्ने पलटे कि कुछ पावर्स आ गई थी उसमें। अच्छा नहीं, इट्स अ बेल्ट, इट्स अ चमड़ा, इट्स अ लेदर। अच्छा बैट कंडक्टर कुछ चीज होती है। तो इस तरीके से हम समझ लेते थे। आज की डेट में कह सकते हैं कि हाँ बच्चा बड़ा स्मार्ट हो गया, गूगल पे टाइप करेगा निकाल देगा, बट एट द सेम टाइम मुझे अभी भी लगता है कि स्मार्टनेस मानता हूँ आ गई होगी, बट एट द सेम टाइम वो एक्सप्लोरर वाली फीलिंग उस बच्चे में नहीं है। तो मुझे ये भी लगता है सर, राइट पीपल एट द राइट टाइम, चाहे आप इसे एक डिवाइन कह लीजिए, कोई इंटरवेंशन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बट सही समय पे सही लोग सही छत के नीचे आए और उन्होंने कुछ ऐसा क्रिएट किया जो कि आने वाले 3 दशक तक अब हमारे अंदर है। ये बात है। इन 3 दशकों में से सन 2000 की बात करते हैं, 2000 से, जो मेरा अगला सवाल है। 2000 में एक समय आया जिसको हम कहते हैं डाउनफॉल। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैं गलत हूं तो क्षमा कीजिएगा और मुझे करेक्ट कीजिएगा, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, अगर अपनी बात करूं तो आई थिंक 10वीं शुरू हो गई थी, भारतीय हैं, बोर्ड्स होते हैं, डर लगता है, पढ़ाइयाँ बढ़ जाती हैं, कंपटीशन है, वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू कम्पीट। तो 11वीं 12वीं तक आने तक मुझे याद है, आई वाज द ओनली वन इन द क्लास जो कि पूछता था भाई तू पढ़ता है, और हर कोई कहता था मैं पढ़ता था। तो मैं ये सोचने लग गया था कि मैं गलत कर रहा हूँ क्या लाइफ में, मैं पढ़ क्यों रहा हूँ कॉमिक्स, लेकिन मुझे तो बुरा नहीं लग रहा पढ़ना। 2000 का टाइम सर, एक ऐसा समय जब पब्लिकेशंस बंद हो रहे थे, ये टेक्नोलॉजी का आगाज भी था, गेम्स तो पहले ही आ चुके थे, खैर वीडियो गेम्स आ चुके थे, मोबाइल्स नहीं आए थे, बच्चे बड़े हो रहे थे, लेकिन समथिंग वाज हैपनिंग कि नेक्स्ट जनरेशन उसको कैच अप नहीं कर पा रही थी। हम जुनूनी थे, हमें तो पढ़ना ही था, तो हम पढ़ते रहे। लेकिन मैं ये नहीं पूछूंगा कि ऐसा क्यों था, क्या था। मेरा सवाल है, और ये डायरेक्ट दर्शकों के लिए है, वो क्या चीज थी जो आपको कॉमिक बुक्स छापने के लिए, क्रिएट करने के लिए प्रेरित कर रही थी एट द टाइम जब पूरा समाज उसको मना कर रहा है कि अब ये तो पुराना हो गया।
मेरा मानना ये है कि समाज पुराना हो गया कह के मना नहीं कर रहा था। इसका ऑब्वियस रीज़न था कि जो पाठक थे उनका हायर स्टडीज़ और कैरियर मेकिंग का एक पीरियड टाइम था, तो लोग उसमें चले गए थे। कुछ आपके जैसे डाई हार्ड फ्रेंड्स थे, वो किसी भी रीज़न के कारण या जो है उसको नहीं छोड़ पाए। और एक और रीज़न था कि उस समय जो मार्केट जो चेन थी वो भी टूटनी शुरू हो गई थी। लोगों को पब्लिशर्स और जो है वो बंद हो रहे थे, तो जो भी कॉमिक्स के विक्रेता थे उनके पास कॉमिक्स बहुत ही कम रह गई थी। सर्वाइवल के लिए उन्हें दूसरे अपने चुनने पड़े व्यवसाय वगैरह। और हमारा क्या था कि हम जिस चीज़ को जो जो हमारा वजूद था, जिसको लेके हम चले थे, सपना बचपन से ही कि हमें कॉमिक्स सुपर हीरो लेके आना, हिंदुस्तान के पाठकों के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए अपना एक सुपर हीरो क्रिएट करना है, उसकी पोजीशन एक ग्लोबल पोजीशन पे पहुंचाना है। तो वो हमें संभव ये लगा कि जो जिस चीज़ से, जिस सपने को, जिस एक लेके चले थे कि जिसे स्थापित करना है, वो हम चाह के भी छोड़ नहीं पाए। हमें लगा कि हमारी स्ट्रगल जो है वो एक अंतहीन कह सकते हैं, लंबी है, अंतहीन है, हम उसके साथ जुड़े रहे। आपको और जैसे मैंने कहा कि जो हायर स्टडीज़ के लिए चले गए थे, जो कैरियर मेकिंग के लिए चले गए, वो सब स्टैब्लिश होकर वापस आए, वो सब वापस आए। तो वो जादू जो था, वो जादू तो गया नहीं। ठीक है कि समय बदल रहा है, उसके साथ नई टेक्नोलॉजी जैसे आपने कहा कि आई, जो नई जनरेशन थी वो उसकी तरफ चली गई। ठीक है, अब मार्केट्स में शॉप्स जो पहले हर गली मोहल्ले के अंदर किराए की दुकान होती थी और उसके बाद वो खरीदते थे पसंद आई हुई कॉमिक्स को, वो सब खत्म हो गया। तो नई जनरेशन फिर इंग्लिश की तरफ मूव करती चली गई धीरे धीरे, खासतौर से दिल्ली और यहाँ। तो ये था कि हिंदी किताब जो है पेरेंट्स हाथ में लेता भी तो छीन लेते थे। उसका आप देख सकते हैं, हिंदी मैगजीन्स, हिंदी न्यूज़पेपर, उनका भी क्या हाल हुआ, सब बंद होते चले गए। आपको इस दौर में जब ये पब्लिकेशन बंद हो रहे थे, मैं पर्सनली आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपके मन में डर आया? नहीं, मैं कभी नहीं, मैं तो आज भी नहीं डरता। डर जो होता है ना, वो बहुत बड़ा एक नेगेटिविटी का वो होता है, जो कि आपको डर आ गया तो आप नेचुरली आपकी जो सारी क्रिएटिविटी है, थॉट प्रोसेस है, वो उस डर से डर से जूझने में लगा रहेगा। डर आपके अंदर की क्रिएटिविटी को जो है वो खींच लेगा, सुखा देगा। और आप आज भी अपने जो जुनून है, जो आपका सपना है, उसके ऊपर पूरे उत्साह से जो जुड़े हुए हैं, तो डर कहीं से भी नहीं है। कि मुझे विश्वास है कि जिस समय मैंने कॉमिक्स की सुपर हीरो को लाने की कोशिश करी, उसका दुनिया भर के बड़े बड़े पब्लिकेशन थे, बड़े बड़े नाम थे। कोई माइथोलॉजी छाप रहा था, कोई कार्टून कॉमिक्स छाप रहा था, कोई परी कथाएं छाप रहा था, लोक कथाएं छाप रहा था, बहुत बड़े बड़े नाम थे। उस समय मैं जो संघर्ष किया था सुपर हीरोज को, सबसे पहले तो उन दुकानदारों को वो करना कि जी हाँ, हम ये नया कॉन्सेप्ट लेके आए, आप उसको बेचो, उसमें ही बहुत टाइम लग गया था। तो उस समय छोटी सी उम्र में जब मैं नहीं डरा, तो अब क्या डरूंगा मुझे? तो वो पूरा विश्वास है कि जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, वो कभी भी कंफ्यूज नहीं हुआ। हमें सबसे पहले उन फ्रेंड्स की बात करनी चाहिए जो कि दिन रात सपोर्ट करते हैं, जो दिन रात प्राइवेट मैसेज लिखते हैं कि सर मजा आ गया। तो वो चीज़ें जो बैकबोन है, वो तो आज भी मेरी खड़ी हुई है ना। मैं हमेशा प्रिय मित्रों लिखता हूँ, तो वो क्योंकि वो मैं महसूस करता हूँ कि ये सब साथ है। जब मैं लिखता हूँ कि भरोसा और प्यार बनाए रखना, तो उसका मतलब वो लिटरली होता है। तो मुझे तो डर वाली कोई कभी भी महसूस नहीं। लेकिन हम तो क्रिएटिव हैं, हम अगर राइटिंग के अलावा या कॉमिक मेकिंग के अलावा कुछ और सोचेंगे तो कुछ और है ही नहीं हमारे लिए। हम कुछ और काम की तरफ जा ही नहीं सकते। तो ऐसा लगता है कि डर यहाँ आता है कि इसको छोड़ देंगे तो जिंदगी क्या होगी, जिंदगी कैसे चलेगी? नॉट इन सेंस की मतलब आपका घर कैसे चलेगा, इसके 100 तरीके होते हैं। हम कैसे चलेंगे? बिकॉज आप जो एक 24 घंटे कहानियों में डूबे रहने वाले इंसान हैं,
अच्छा, आपकी बात जिस समय आपने कहा कि आप क्लास 10 में थे, मैं उस समय में कॉलेज में था, 2000s का जो टाइम है, और 2000s की ही बात है कि कॉलेज में अपना फाइन आर्ट्स करते करते ही मैं अपना एडवर्टाइजिंग एजेंसी चला रहा था। उसके साथ साथ मैं काम कर रहा था गेमिंग के लिए, कैरेक्टर डिजाइनिंग कर रहा था, बहुत कुछ कर रहा था, हाथ पैर फैले हुए थे। और जैसा कि सर ने कहा, ये वो टाइम था जिस समय ज़्यादातर फैंस जो थे वो अपना करियर बना रहे थे, मैं भी उनमें से एक था। और कॉमिक्स की अवेलेबिलिटी कम हो गई और मेरी पढ़ने की जो एक क्षमता थी उस समय में घट गई, क्योंकि काम पढ़ाई सब कुछ इतना ज़्यादा था। फिर 2007 में मतलब आरसी के लिए मैंने काम स्टार्ट किया, सर के पास आया, और उस समय में मैं योद्धा बना रहा था, योद्धा का मुझे आर्टवर्क मिला था, योद्धा में कर रहा था। और उस समय में मेरे पास दिल्ली के ही एक मीडिया हाउस से ऑफर आया आर्ट डायरेक्टर का। सो मैं इंटरव्यू के लिए गया, इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया, और अब मेरे पास दो में से कोई एक चॉइस थी, या तो मुझे कॉमिक बुक करना है और या फिर मुझे यहाँ चले जाना है, सेफ सिक्योर करियर में जाना है। तो मैं निकला वहाँ से, और निकलते ही साथ पहली बस पकड़ के मैं राज कॉमिक्स आया, ऑफिस पहुंचा मैं, और ऑफिस पहुंचा मैं दरवाजे के बाहर खड़ा, और यकीन जानिए अगर उस समय में ये गाना होता तो मेरे दिमाग में वही बजता, बचपन का प्यार भूल नहीं आया। और मैंने कहा यार कहीं जॉब भाड़ में, अपन लिखेंगे कॉमिक्स, अपन बनाएंगे कॉमिक्स। और फिर उसके बाद तो उसी दिन मुझे लगता है मैंने सर को गधाधारी बाकेलाल की कहानी सुनाई, और सर का जो एक जेन्युइन रिस्पॉन्स होता था जब ये कहानी सुन के खुश होते थे, या फिर अगर मैं कोई ऐसा थ्रिलर सुना रहा हूँ तो इनका जो एक टेंस मोमेंट आता था, उसका अपना अलग मजा था। तो आज भी उसी में जी रहे हैं। तो डेफिनेटली सर ने जो बात की कि उस समय मैक्सिमम रीडर्स जो थे वो अपने करियर में कहीं ना कहीं लगे हुए थे, और करियर एक बार सेटल डाउन करने के बाद वापस वो सारे के सारे मुड़ करके कॉमिक्स की ओर आए ही आए हैं। बिल्कुल, मैं इसमें आपकी एक इस बात को ऐड करूंगा। और जब आपको योद्धा मिली थी तो आप अभी एक फैन मोमेंट होने जा रहा है। मैंने आपको एक मेल किया था, एंड इट वाज नॉट अ मेल, आई एम सॉरी, इट वाज ऑन ऑर्कुट था। I remember that. You remember this? Yes. It was me. Yes. वो मैं था। हाँ मुझे पता है। और मैंने एक बाकायदा सोचा, पेपर पे लिखा कि मुझसे नहीं हो पाता कि वो टेक्स्ट मैसेज। मैंने कहा मैं क्या लिखूंगा, मैंने वो भाषा चूज करी, और मैंने ये सोच के कि अब तो कर दिया है, अब देखते हैं देवतागण कुछ जवाब देंगे कि नहीं देंगे। आई थिंक उसके कुछ आवर्स बाद या कुछ टाइम बाद आपका रिप्लाई आया, एंड यू अप्रिशिएटेड द मैसेज कि आपने वो किया है। और ऑर्बिट पे आपके उन दिनों बस कुछ आई थिंक प्रमोशनल आर्टवर्क्स थे योद्धा के। तो मुझे याद है कि ये मैं फील कर सकता हूँ उस चीज को कि ये जो जुनून है ये किस तरीके से हमारे ऊपर कितना हावी रहता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आप लोग नॉर्मल नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा ये बात। आप कहीं से पता है, और बहुत अच्छे कि आप लोग नॉर्मल नहीं है, बिकॉज ये पूरा समाज, एंड व्हेन आई समाज, मैं स्पेसिफिकली एजुकेशन सिस्टम को बोलना चाहूंगा, बिकॉज मैं एकेडमिक्स में हूँ, अब ऑलमोस्ट 10 साल हो गए मुझे एनिमेशन एकेडमिक्स में, और मैंने देखा है कि ये पूरा ये जो सिस्टम है ये बच्चे को ये सिखा देता है अनफॉर्चुनेटली कि जहाँ सक्सेस है, और वो भी ऑलमोस्ट ऐसी सक्सेस कि हाँ मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, स्टेबल सिक्योर करियर। हाँ, और उसमें भी किसी गारंटी नहीं होती कि अगर तुम मेडिकल कर रहे हो तो तुम अच्छे ही डॉक्टर बनोगे। यू कांट डिसाइड दैट। वहां पे आपके ये जो आपके वाक्य हैं, जो स्टेटमेंट है, ये उदाहरण का काम करेंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि पता होना चाहिए जनरेशन को। कॉमिक बुक्स चलाना मुश्किल है, लेकिन वो जुनून से चलती है। वो पेपर की क्वालिटी बेटर कर देने से नहीं चलेंगी, वो सिर्फ आर्टवर्क चेंज कर देने से नहीं चलेंगी। उसके लिए वो वाकई में वो जो शब्द हैं ग्रीन पेज में लिखे हुए कि जुनून, उसका एक डीपर मीनिंग है जो कि लोग डायलॉग समझते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं उसकी गहराई। चलिए खैर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इमोशनल हो गया मोमेंट, ये बाहर निकलते हैं, इमोशनल हो गया। आदि पर्व का नाम लिया, आगे भी रिलीज हुई है, फैंस के बीच में आ चुकी है, बातें चल रही हैं। ऑलमोस्ट हमारा पहला जो क्वेश्चन था नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, कहीं ना कहीं वो यहाँ पे लिंक होता है, और हम भी अब ऑलमोस्ट अपने इस इंटरव्यू के ऑलमोस्ट एंड सेगमेंट में आ गए, तो ये सवाल अब करना बहुत जायज़ है और ज़रूरी है। हंगामा है क्यों बरपा इसकी प्राइस को लेकर,
ये एक ऐसी चीज चल रही है मार्केट में, मार्केट नहीं, आई एम रॉन्ग, नॉट इन द मार्केट, अमंग द फैंस, जिसमें कॉस्ट को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं। लेकिन आपका सर क्या टेक है इस प्राइसिंग को लेकर, जो एक ये जो द्वंद्व चल रहा है ऑन इंटरनेट, क्या आप बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं इन चीजों को, या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, तवज्जो कोई कैसे नहीं देगा, कोई भी कुछ चीज बना रहा है और तो सबसे पहले तो उसका कॉस्टिंग होती है उसके सामने, उसे पता है कि मुझे महीने में इतने लोगों का इतना पैसा देना है, क्रिएटिव्स को देना है, सैलरीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको तो वो कोई छुपी हुई चीज़ तो है नहीं। महीना जैसे ही शुरू होता है आपको एक सर्टेन अमाउंट जो है वो निकाल के देना है, और वो सर्टेन अमाउंट आपको कहीं से तो आपके पास आएगा देने के लिए। एक समय था जिस समय राइटर या आर्टिस्ट थे 20 रुपये पेज 30 रुपये पेज उनके लिए बहुत था। उस समय किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरतें नहीं थी उसकी, तो उसको जो मिलता था उसमें वो काम करता था। आज आप अपने चारों तरफ ही देख लीजिए कि किस तरीके से हर चीज़ की हर इंसान की ज़रूरतें बढ़ गई हैं, जबकि वो ज़रूरतें जीने के लिए ज़रूरी है लेकिन वो बढ़ गई हैं, और देखा देखी बढ़ गई हैं, या कंज्यूमरिज्म जो है वो उसने ये सब चीज़ें लेके आया है। तो वो जो आर्टिस्ट हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं या जो स्टाफ है, वो उनको भी अपनी जो पहले कीमतें थी, जो 30 रुपये में खुश होकर करता था, उसका परिवार पहले वो अकेला था, आज उनके परिवार हो गए हैं, तो वो 30 रुपये में तो नहीं कर सकेगा काम। और यही एक कारण था, आप बताएं कि राज कॉमिक्स चलती रही सन 1918 के आसपास, बंद होनी शुरू हुई थी दूसरे पब्लिशर्स, तो वो क्यों बंद हुए? सेल्स इतनी कम नहीं थी, उनके खर्चे बढ़ने लगे, उनको आगे फ्यूचर दिखने लगा कि नहीं, ये जो आज से पहले मुझे याद है कि राज कॉमिक्स और मनोज कॉमिक्स के बीच में दो बड़े स्टूडियोज थे, उनके बीच में अक्सर ये होता था कि वो उन्होंने कुछ पैसे बढ़ा दिए तो वो जो स्टूडियो है उनका काम करने लगा राज कॉमिक्स का छोड़ के, फिर हमें कुछ पैसे बढ़ा के करना पड़ा उनको वापस। अब ये जैसे जैसे पब्लिशर्स बंद हो गए तो आर्टिस्ट भी, आप देखेंगे कि आर्टिस्ट भी अपना हाथ पीछे खींचने लगे थे। बहुत सारे आर्टिस्ट जो अच्छे आर्टिस्ट थे वो लोग भी पीछे हट गए कॉमिक इंडस्ट्री से, क्योंकि अब दिक्कत ये आ गई थी कि सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। सेल्स कम हो गई थी तो हमें हमारे सामने जो चॉइस थी वो ये थी कि हम अच्छे आर्टिस्ट और रीजनेबल जो काम कर सके उनको लेके आए। वो लोग आए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे आर्टिस्ट आप जानते हैं जो छोटे छोटे इंडस्ट्री में चले गए, तो वो लोग आए और उनमें ज़्यादातर लोग वो थे जो कि फैंस थे। वो भी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करके सिर्फ आउट ऑफ पैशन या आउट ऑफ लव जो है वो काम कर रहे थे, कब तक करते हैं। तो जो सन 2000 से 2020 का समय है उसमें ऑन एंड ऑफ बहुत सारे आर्टिस्ट आए, उन्होंने 10 इशू में काम करा, 15 इशू में काम करा, उसके बाद वो छोड़ के कहीं और चले गए। तो ये सब चीज़ें, अब ये जो नई इनिंग शुरू हुई है, अगर आप ये चाहते हैं कि ये सब चीज़ें अभी भी रहें कि हम जिसका जो बनता है क्रिएटिव्स का वो उसको ना दें, तो मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल है। क्योंकि सन 2000 से सन 2020 तक राज कॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर इन्वेस्ट ही कर रही है, और बहुत मोटा पैसा इसमें इन्वेस्ट हो चुका है। और हालत ये थी कि एक्चुअली तो 2008 आप देख ही रहे, धीरे धीरे प्रोडक्शन कम होता चला गया और तकरीबन ख़त्म ही हो गया था। बहुत ही कम कॉमिक्स आई थी, साल में 1 या 2 कॉमिक्स। तो अब ये डिसाइड फैंस को करना है कि अच्छी चीज़ आ रही है वो ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। मेरे सामने तो एक्चुअली जब मैंने इसकी प्राइसिंग करी थी आदि पर की, उसके हिसाब से ये कम से कम 1000 रुपये की होनी चाहिए, और बहुत टाइम लगा मुझे इसकी प्राइस को वो करने के लिए, सील करने के लिए, ये इसको 500 रुपये की निकाले। मन में यही था कि जैसे जैसे अगर क्या नाम है सेल्स बढ़ेंगी, अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आएगा तो आगे हो सकता है कि हम इस पर विचार करें। और
कागज आप जैसे देखते हैं ना, पेट्रोल बढ़ रहा है 100 कहाँ पहुंच गया, 107 रुपये दिल्ली में शायद आ गया है वो। और वैसे ही कागज जो है वो जिस तेजी से बढ़ रहा है वो मैं आपको सब बता ही नहीं सकता कि हर नई कॉमिक्स की जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाती है अपने आप ही। जी उसको बनाने वाले जो 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 हीरो है उनको उनकी कॉस्टिंग नहीं बढ़ रही है। ये जो ऊपर की कॉस्टिंग है कागज की बढ़ गई और दूसरे जो बच्चे हैं बाइंडिंग है ये वो अनियंत्रित चल रहे हैं इस तरह। जी लेकिन फिर भी हम अब ये मेरे को कई बार सुनने में आया कि जी हर रोज रेट बढ़ रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कि हर रोज रेट बढ़ रहे हैं। जो फायदा है किसी भी प्रोडक्ट का, कोई भी इंडस्ट्री जो रेट बढ़ाती है हर कुछ समय में जैसे जैसे उनकी कॉस्टिंग बढ़ती है वैसे प्राइस बढ़ता है। राज कॉमिक्स ने तो कई बार इन चीज़ों को वो करा कि कई साल तक प्राइस नहीं बढ़ाए। जी और यहाँ अगर कुछ लोग ये चाहते हैं कि बस रेगुलरली प्रेशराइज करके और ये करके डरा के बुली करके पब्लिशर को मजबूर करें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई पब्लिशर फिर इसमें आगे आ पाएगा। आप देखिए कि बहुत सारे पब्लिशर सिर्फ राज कॉमिक्स के थोड़ी है। अगर मान लीजिए मैंने 32 पेज की कॉमिक्स को 80 रुपये का रखा है, तो और भी दूसरे पब्लिशर हैं जिनकी 32 पेज की 80 रुपये की। जी एक चीज सौम्या देखिए, जिस समय हम छोटे थे और उस समय 6 रुपए की कॉमिक्स आती थी, फिर 8 रुपए हुए, उस टाइम में भी कॉमिक्स कोई सस्ती शय नहीं थी। कॉमिक्स का सबसे बड़ा जो एक रीडर वर्ग रहा है वो हमेशा मिडिल क्लास का, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास, इनके बच्चे कॉमिक्स पढ़ के बड़े। हम सब उसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। हाई क्लास जो थी उसमें बहुत कम बच्चे थे जो कोई कॉमिक्स में थे इंटरेस्टेड पढ़ने में। अच्छा, उसमें भी एक चीज थी ना कि पेरेंट्स दिला रहे हैं या नहीं दिला रहे हैं। जिनके पेरेंट्स अगर कॉमिक्स खरीद के दे पा रहे हैं, यानी हाई क्लास में भी ये प्रॉब्लम थी कि भाई माता पिता उसे अलाउ कर रहे हैं कलेक्ट करने के लिए, खरीदने के लिए, या नहीं कर रहे हैं। इसमें मैं भी आप लोगों के बीच में थोड़ा बोलने की गुस्ताखी करूंगा, लेकिन मैं कहूंगा ये दिला रहे हैं नहीं दिला रहे हैं, लेकिन अगर यही चीज इंग्लिश कॉमिक बुक्स होती it would have been a माइंडसेट चेंज हो जाता status कि यार बैटमैन भी है ना, बैटमैन पढ़ रहे हैं, क्या बात है। अंग्रेजी कॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इंग्लिश कॉमिक आप एक पिज्जा खाने जाओगे तो आप 500 रुपए का नोट कहाँ निकल के चला जाएगा पता नहीं चलेगा। आप एक बार में पिज्जा खा के आ रहे हो जी जी और साथ में अगर गर्लफ्रेंड वगैरह को लेके गए तो भाई 500 में तो कतई ना होने वाला। जी जी तो आप ये सोचो कि अगर आप एक बुक के ऊपर इन्वेस्ट करें, आप मूवी देखने जा रहे हो, मल्टीप्लेक्स में जा रहे हो, मूवी देख रहे हो, 2000 रुपए कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। जी आप इस बुक को जो लेकर के अपने साथ जा रहे हो तो एक्सपीरियंस आपके साथ है। एक्चुअली यही हुआ कि ये नैरेटिव्स जो है सेट किए हुए हैं जो कॉमिक्स को लगातार नुकसान पहुंचाते आ रहे हैं। मैं अपनी जो कॉस्ट जो प्राइसिंग है उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये लूटना चाह रहे हैं, कि डकैती डालना चाह रहे हैं। सवाल वो नहीं है लूटना है डकैती, क्या इतना आसान है कि मैं लूटना चाहूँगा और आप लूटते चले जाओगे? ऐसा पॉसिबल नहीं। आज के टाइम में जो भी कॉमिक्स की प्राइसिंग है वो कंटेंट की है, प्लस फ्यूचर में जो मैं करना चाहता हूँ उसकी है। मैंने हर तरह की कॉमिक्स बनाने की कोशिश करी हर वर्ग के लिए जो 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 उसे खरीद सकता है। पेपरबैक भी निकाली, उसके हार्डबॉम भी बनाए, उसके जो संयुक्त संस्करण है वो भी निकाले। उसमें जो नॉवेल्टीज आ रही हैं जिनको अगर ये लगता है कि हम इसको नहीं खरीद सकते, हमारे लिए नॉवेल्टीज आइटम बेकार है, तो आप पेपरबैक क्यों नहीं खरीदते हैं? इस बात को जैसे हमारी आज के टाइम में राजनीति में चलता है ना कि एक बात को बुला के उसकी जिक्र ना करके, और जो बात सेट करना चाह रहे हैं किसी के दिमाग में, जो नैरेटिव आप सेट करना चाह रहे हैं कि हाँ ये चोर है, ये महंगी किताबें निकाल रहा है, और उस चीज़ को सेट करके आप अपना नुकसान करें। मैं तो निकालता जाऊंगा। मुझे अपनी कॉमिक्स को इस लायक बनाना है, चाहे उसके अंदर मैंने शुरुआत करी जो पाठक ये कहते हैं कि राज कॉमिक्स समझती नहीं है, सुनती नहीं है। आप लोगों की ये डिमांड थी कि कॉमिक्स जो है इस तरीके से पन्नी के अंदर आए। आप ही लोग जो है उसमें बहुत बड़ा वर्क चाहता था कि ट्रेडिंग कार्ड, स्टिकर्स, ये सब चीज़ें नई नई आए।
जो भी चीज़ नहीं आती है उसके अंदर उसके पहले तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए उसमें बहुत पैसा लगता है। अगर ये मैग्नेटिक स्टिकर मैंने निकाला है और एक बेहतरीन क्वालिटी का ये मैग्नेटिक स्टिकर है, इसको 6 महीने लगे थे मुझे इसको समझने के लिए कि ये कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। ये ऐसे ही नहीं आ गया। वो जो पीरियड लग रहे हैं इन सब चीज़ों में, जो समय लग रहा है, उसकी भी एक कीमत है। जो भी मोबाइल स्टैंड हमने निकाले, जो हमने टिन बॉक्स निकाले हैं, उसमें मेरा पैसा जितना पैसा मेरा लगा अभी तो वो निकला तक नहीं है, उसका 10-20% पैसा निकला है। और आप सोचिए कि इस तरह के लोग जो आके आपको ये बताएंगे, जिनको ये नहीं पता कि किस चीज़ की क्या कीमत है, महंगाई कैसे, वो कैसे कह सकते हैं कि कोई चीज़ महंगी है। हर चीज़ के अंदर जो पैसा लगा होता है वो रिकवर नहीं करूंगा तो वो खत्म हो जाएगी, वो चीज़ बंद करनी पड़ेगी। सीधा सा लॉजिक है। महंगी चीज़ मैं कैसे बेच पाऊंगा? क्या मेरे पास दिमाग नहीं है? मैं 40 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे पता है कि अगर मैं महंगी चीज़ बेचूंगा तो वो नहीं बिकेगी। मेरे को वाजिब चीज़ बेचनी है। महंगा या सस्ता वो आपको वो करना है प्रोडक्ट को लेते वक्त कि क्या इसके अंदर वो बात है या नहीं। मतलब आज के टाइम में अनबॉक्सिंग तक जरूरी है, जब तक आपके हाथ में किताब निकल के सही सलामत नहीं आ जाती। और सबसे बड़ी बात है कि 1000 अगर कॉमिक्स बिकी हैं, उनमें से एक भी कॉमिक्स अगर उसमें कोई त्रुटि रह गई है तो ये इल्ज़ाम लगा देना कि पब्लिशर जो है वो ध्यान नहीं रख रहा। पब्लिशर क्यों अपनी चीज़ पैसा पब्लिशर ले भी रहा है, पब्लिशर पैसा दे भी रहा है। वो जिससे अपनी चीज़ बनवा रहा है उससे क्वालिटी की एश्योरेंस लेता है वो। तो कोई एक आदमी की अगर कोई चीज़ खराब आ जाती है तो वो डायरेक्ट उसको रिफंड लेने के लिए या रिटर्न करने के लिए बात नहीं करता। वो सोशल मीडिया में कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो इस तरह की चीज़ों को अलाउ कर रहे हैं और कॉमिक्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सिर्फ एक किताब खराब हो जाती है और ये शो ये किया जाता है कि सारा प्रोडक्ट खराब है। मैं मानता हूँ कि नहीं होनी चाहिए, पर हम ये मानते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, क्वालिटी इशू नहीं होना चाहिए। आप ये मत एस्टेब्लिश करो कि पब्लिशर सिर्फ लूट रहा है, वो इन सब चीज़ों से नहीं गुजर रहा। पब्लिशर हर समय अपने जो स्टाफ है, अपने जो वेंडर्स हैं, उनको हर समय कह रहा है कि सही चीज़ बनाओ, सही चीज़ जाए और गलत चीज़ जो है वो अलग निकाल दी जाए। अभी मेरे पास बॉक्सेस आए, 7000 बॉक्सेस के अंदर से 1100 बॉक्सेस जो थे वो मैंने रिजेक्ट कर दिए। ये चीज जो स्टैब्लिश करना कि पब्लिशर सिर्फ पैसा ले रहा है, पब्लिशर कुछ नहीं कर रहा, ये चीज गलत है। कौन है जो इस तरफ हमारी तरफ से इस बात को बोले? यार कोई भी नहीं है। और उसके अलावा अगर कोई बात होती है, कोई इंटरव्यू होता है, उसमें ये पूछा जाता है कि आप क्रिटिसिज्म क्रिएटिव है या वो डिस्ट्रक्टिव है या वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, देखना बहुत जरूरी है। और ये जिम्मेवारी, अगर आप कहते हैं कि हम राज कॉमिक्स के या कॉमिक्स के फैन हैं, जिम्मेवारी आप सबकी बनती है कि आप ये लिखने से पहले सोचिए कि इसका असर क्या होगा। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, अक्सर पाठकों की ये रहती है शिकायत कि पब्लिशर या जो है वो सुन ले रहे। अरे भाई, आपकी ही सुन के इतनी धड़ाधड़ कॉमिक्स आई, इतनी धड़ाधड़ कॉमिक्स आई प्रेशराइज ओके, कि आज वो क्वालिटी इशू आना ही आना। आपने क्यों नहीं संयम रखते हैं? जब आपको पता है पब्लिशर छाप रहा है तो आप क्यों नहीं उसको क्वालिटी वर्क करने का जो समय जो उसको चाहिए वो दे रहे हैं? मतलब मैं मानता हूँ कि महीने के अंदर 60-70 कॉमिक्स रिप्रिंट हो रही अलग अलग टाइम। उतनी कॉमिक्स के लिए कोई पब्लिशर अभी तैयार नहीं है। इशू आएंगे ही आएंगे। हर प्री प्रोडक्शन को एक जो टाइम चाहिए वो नीडेड टाइम देना ही होगा। और अगर आप एक कॉमिक्स आई नहीं और 4 के लिए आप उलाहना देने लगे, वो नहीं आई, क्यों नहीं आ रही? अरे कोई भी कॉमिक्स अगर नहीं आ रही, कोई भी कॉमिक्स आ रही, तो उस कॉमिक्स को उस समय चाहिए। पब्लिशर जो उसका स्टाफ है उसे तैयार कर रहा है, कुछ ना कुछ कारण होगा कि वो चीज़ डिले होके आ रही है। उनके जो लोग ये कहते हैं कि जी फला जो है 32 पेज की कॉमिक्स को 50 में दे रहा है, 60 में दे रहा है, आप 80 में दे रहे हो। मुझे चोर कहने से पहले ये समझो कि ये तो मुझे भी पता है कि मैं कोई चीज़ 80 में निकाल रहा हूँ, सामने वाला 40 में निकाल रहा है, तो मैं 80 में क्यों निकाल रहा हूँ? वो 40 में क्यों निकाल रहा है? क्योंकि उसे लग रहा है कि वो बेच नहीं पाएगा, वो जो वाजिब दाम है वो ले नहीं पाएगा, इसलिए वो 40-50 में निकाल रहा है। हम एक्सट्रोवर्ट्स नहीं, ठीक है, हम इंट्रोवर्ट्स हैं
और लोगों के साथ एक जेल अराउंड होना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम अपनी दुनिया में खोए होते हैं, अपनी कहानियों की दुनिया में खोए होते हैं। अच्छा, जो लोग जुड़े हुए हैं वो धीरे धीरे इन बातों को समझते हैं। कुछ ऐसे दोस्त हैं, फैंस तो नहीं बोलूंगा, दोस्त हैं जो कि ये इन बातों को समझते हैं कि अगर ये रिप्लाई नहीं दे रहे, व्हाट्सएप कर दिया कि भाई कॉमिक्स बहुत अच्छी है थी और मैसेज सीन हो गया, ब्लू टिक हो गया, बट रिप्लाई नहीं आया, मतलब अभी होगा, दिमाग में होगा, आएगा, बाद में रिप्लाई आएगा लेकिन आएगा। तो वही है कि लोग आपके साथ जीना सीखते हैं और हम भी उसी में कंफर्टेबल होते हैं, उस ग्रुप में कंफर्टेबल होते हैं जो हमें समझता है कि हाँ वही आपने कहा कि अलग है। तो अलग होने में बात ये है कि हर किसी की एक्सेप्टेबिलिटी आपके लिए नहीं आती। लोग जो दूर से देख रहे हैं उनका नजरिया आपके लिए अलग हो सकता है, उनको लग सकता है कि आप थोड़े विचित्र हैं, थोड़े अड़ियल हैं, थोड़े इगोइस्टिक है। हाँ, इगोइस्टिक है, बट ऐसा अमूमन होता नहीं है। हम अपनी ही दुनिया में अपने ही किरदारों को जीवित करने और उनको मारने के मंसूबों में ही डूबे रहते हैं। That's how an artist lives. चलिए, तो फिर फाइनली इस दिन को रैप करते हुए, आज की मीटिंग को रैप करते हुए और एक वादा लेते हुए कि आप दोबारा हमें परमिट करेंगे कभी ना कभी भविष्य में दोबारा मिलने के लिए, और इसी प्रॉमिस के साथ में मैं एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सनी जी, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो सभी का धन्यवाद जी।